बी पाठ प्रथम के प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पिछले वीडियो में अपन ने शुरू किया था और उसमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप के दो विभाजनों को अपन ने पढ़ लिया। राजस्थान के भौतिक स्वरूप का जो क्या विभाजन है वो इस वीडियो के द्वारा या इस पीडीएफ में मैंने आपको दिखा रखा है। राजस्थान का जो भूभाग है वो संरचना और उच्चावच की दृष्टि से विशिष्ट और विविधता लिए हुए है। इसका क्षेत्रीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ अत्यधिक भौतिक स्वरूपगत जटिलताएं और विविधताएं पाई जाती हैं। यह प्रदेश पहाड़ी, पठारी, मैदानी तथा रेतीले भूभाग में विभक्त है। तो राजस्थान के भौतिक भाग को चार भागों में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया इसको, और अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को भी पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे तीसरा पूर्वी बेसिन, जिसमें चंबल, बनास और छप्पन का मैदान है, और चौथा वाला दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हाड़ौती पठार भी कहते हैं, और इसके विभाजन है विंध्यन भूमि और दक्कन का लावा पठार। आज अपन लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का पूर्वी भूभाग समतल मैदानी प्रदेश के रूप में विस्तृत है। राज्य के 23.3% क्षेत्रफल का भाग इसके अंतर्गत आता है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत द्वारा और उत्तरी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा और दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेप के द्वारा हुआ, जिसे गंगा, यमुना की व अन्य सहायक नदियों ने बनाया है। इस प्रदेश की भूमि अत्यंत समतल होने के साथ ही कई नदियों द्वारा सिंचित है। यह संपूर्ण प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग होते हुए भी भौगोलिक विविधता से युक्त है। यहाँ जलोढ़ मिट्टियों का जमा हुआ है। यहाँ नदियाँ बहती हैं और जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ और बनास नदी का मैदानी भाग सम्मिलित है। भरतपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान के बढ़े हुए एक विस्तृत भाग हैं, लेकिन बनास का मैदान एक काव्य भूभाग है, फिर वे एक संप्राय मैदान है। इसमें एक और यमुना के पश्चिमी छोर वाला भाग है, तो दूसरी ओर बनास का मैदान और तीसरी ओर चंबल द्वारा कटा फटा प्रदेश है। इस नक्शे में जैसे ये दिखा रखा है, ये पूर्वी मैदान है, जो इसमें ये वाला पूरा क्षेत्र इसमें कवर किया जाता है। इसको अपन अब पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। और अरावली श्रेणी को अपन ने पढ़ ही लिया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी पढ़ लिया। इस प्रकार से इसमें जो बहने वाली नदियां हैं, बनास और उसकी सहायक नदियां, इसमें चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, रूपारेल, साबी, पार्वती, तो इन नदियों ने इस भूभाग को उपजाऊ मिट्टी में बदल दिया है। यहाँ के मैदान में चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ, जैसे बनास का मैदान, जो काव्य भूभाग का संप्राय मैदान के रूप में जाना जाता है। इसमें मध्यमाही या छप्पन का मैदान भी इसी प्रदेश में सम्मिलित है। यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ के मध्य घाटियों का जो क्षेत्र है, यानी 56 गांवों का समूह है, इस क्षेत्र में वो 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये 56 गांवों का समूह है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ की मध्य घाटियों में है। इस 56 गांवों के समूह के नाम से इसको 56 का प्रदेश जाना जाता है। अब इस मैदानी प्रदेश को भी कई भागों में उपविभागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन चंबल नदी के क्षेत्र में है। यहाँ जो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जनाभाव पहाड़ियों से के विंध्यन पठारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है और 84गढ़ के समीप एक गौज को पार कर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना में मिलने तक
अनेक प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और वो स्थलाकृतियाँ क्या हैं? जैसे गॉर्ज, जलप्रपात जिसमें चूल्हा जलप्रपात पाया जाता है, क्षिप्रिकाएँ, निक पॉइंट तथा बेड़ भूमि आदि प्रमुख है। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृति यानी बेडलैंड टोपोग्राफी हेतु संपूर्ण भारत में जानी जाती है। बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, जो इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हुई है। इस संपूर्ण घाटी में नवीन काव्य जमा पाए जाते हैं। इसके अलावा चंबल नदी घाटी की स्थलाकृतियाँ पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इस प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये जिले आते हैं। इस प्रदेश में चंबल बेसिन वाले में इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल भीड़ की पट्टी जो 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती नदियों के साथ बदलती है। इससे आगे बीहड़ों, कुहाड़ी बीहड़ों के द्वारा चंबल के दक्षिण पश्चिम मार्ग के साथ निरंतर बारा तक अच्छी तरह सीमांकित है। बीहड़ों तथा यमुना घाटी के बीच तथा चंबल और कुंवारी के बीच के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य होता है। बीड़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन जिसमें रेवाइंस होते हैं एक तरह से। दूसरा है बनास बेसिन। बनास को यानी इस नदी को वन की आशा कहते हैं। बनास नदी को वन की आशा। इस बनास बेसिन की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। और बनास और उसकी सहायक नदियाँ हैं खारी, सोडरा, बोसी, मोरेल, बेडच, गोलवा। ये जो गोलवा इन नदियों के द्वारा सिंचित ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का पठार और उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। उत्तर में इसकी सीमा अलवर पहाड़ी द्वारा और पूर्व में विंध्य का गाढ़ द्वारा सीमांकित है। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम में है, जहाँ अरावली श्रेणी अनावृत है। देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर ऊंचाई है। इस पहाड़ियों पर अनाच्छादन का मतलब होता है अपक्षय और अपरदन दोनों साथ साथ होना का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण इसे पीडमांट मैदान भी कहते हैं। इसमें जो ऊंचे भूभाग होते हैं जो टीले के रूप में पाए जाते हैं वो पीडमांट मैदान कहे जाते हैं। उदयपुर प्रदेश में ऊंचे टीलेनुमा भूभाग पर काफ़ी मिट्टी के जमाव नाम मात्र के हैं। मिट्टी की परत पतली और पथरीली है। यहाँ वार्षिक वर्षा 700 मिलीमीटर होती है। 700 मिलीमीटर मतलब 70 सेंटीमीटर। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ये बेसिन राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर पश्चिम भाग और अलवर के दक्षिणी भागों पर विस्तृत है। और इस क्षेत्र में इस बेसिन में ज्वार, जो मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, मूंगफली, चना, गेहूं की खेती की जाती है। मालपुरा करौली का मैदान, ये मैदान कटाफटा भीड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। इस मैदान का दक्षिणी ढाल दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। यह निस्स और शिष्ट चट्टानों से निर्मित है, जहाँ पर काफ़ी जमाव निस्स चट्टानों को छुपाते हुए काफ़ी मोटाई व्याप्त है। यहाँ बलुई पत्थर का भी विस्तृत जमाव है। करौली, मंडरायल, मासलपुर, जाखरी, सागर, कैलादेवी, करणपुर ये प्रतिदिन यहाँ से पट्टियाँ और कातले और पत्थर निकाल करके देश के विभिन्न भागों में पहुँचाए जाते हैं। तीसरा जो है इस क्षेत्र का है बेसिन, छप्पन का बेसिन। ये क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित। इस क्षेत्र में माही नदी की सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। यहाँ का ढाल पूर्णांक 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है। यह नदी कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। माही नदी, इसकी औसत ऊंचाई
इस क्षेत्र की 200 से 400 मीटर के बीच है। मध्य वायु बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा भू आकृतियाँ अधिक विषम है। दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा और कटापटा है, अतः पहाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग है। दक्षिण में यह बेसिन समरूप नहीं है, जैसा कि उत्तर में मेवाड़ का मैदान। ये क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगड़ कहा जाता है, इसलिए इसको बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र वाले को बांगड़ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग और विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। तो बांगड़ क्या हुआ कि जो विच्छेदित मैदान जो और पहाड़ी भूभाग जो वहाँ की स्थानीय भाषा में बांगड़ कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह थे, जो अभी पिछले बताए। यह भूभाग 56 के मैदान इसी नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच वाला भाग, अर्थात इस बेसिन के अंतर्गत शामिल भागों में दक्षिण पूर्व उदयपुर और दक्षिण बांसवाड़ा, दक्षिण चित्तौड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। तो ये हुआ पूरी मैदान प्रदेश। अब इस पूरी मैदान की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बिछाई गई कांप मिट्टी से बना हुआ है। पहला, कांपे समतल मैदान में उर्वर मृदा के कारण कृषि विकास हुआ है। इसमें एक लाभ तो ये हुआ, इसका महत्व कि ये खेती के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा, समतल धरातली सतह के कारण पर्यावरण और उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है यहाँ पे, क्योंकि समतल सतह में ये दोनों चीज़ें अच्छी विकसित होती है। तीसरा लाभ है, इसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ विभिन्न नदियों से तथा भूमिगत जलापूर्ति के कारण सिंचाई और पेयजल की सुविधा भी आसानी से सुलभ हो जाती है। चौथा, मालपुरा करौली मैदान से यहाँ इमारती पत्थर भी प्राप्त किए जाते हैं, जो देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं। पांचवा जो इसका इम्पोर्टेंस है, ये क्षेत्र शुष्क सागवान, बांस, साल आदि वृक्षों की बहुतायत के कारण इमारती लकड़ी भी यहाँ मिलती है। और चंबल भीड़ को छोड़ करके अधिकांश इस क्षेत्र में भौगोलिक दशाएं मानव विकास के लिए ठीक है। इस प्रकार से ये पूर्वी मैदान का महत्व अपन देखा। अब देखते हैं भौतिक स्वरूप में हाड़ौती का पठार, जिसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तो ये अपना वाला भाग है, जिसमें देखिए आप लोग इस नक्शे में ये मैंने सारे दिखा रखे हैं। देखो, ये 56 का मैदान है यहाँ, और ये हाड़ौती का पठार है, ये वाला भाग है, ये वाला। और इसमें ये भोरात का पठार है, ये सारे दिखा रखे हैं। ये कच्छ के रण का राजस्थान में यहाँ तक विस्तार है, और इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसके नक्शे के द्वारा दिखाई गई है, जो आप इनको आराम से देख सकते हैं। जो हाड़ौती का पठार है, ये मालवा के पठार का ही भाग है। ये पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लघु है, छोटा है, जो राज्य के 9.3% भूभाग तक करीब स्थित है, किंतु धरातली विशिष्टता के कारण इस क्षेत्र का पृथक भौतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन किया जाता है। छोटा है, लेकिन इसमें अलग से भौतिक प्रदेश में इसका अध्ययन किया जाता है। क्यों? ये पठार मेवाड़ के दक्षिण पूर्व में चंबल के सहारे पूर्व में विस्तृत है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश ग्रीक बाउंड्री फॉल्ट द्वारा सीमांकित है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दिखाई देता है तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर में प्रकट होता है। हाड़ौती पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। प्रदेश की समुद्री सतह से ऊंचाई सर्वाधिक पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी पूर्व मध्यवर्ती भाग में, जहाँ धरातल 450 से 600 मीटर तक है। इसमें इस भाग में भौतिक उच्चावच विविधता लिए हुए है। यह राजस्थान के सीमा पार की बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश में है, पूर्ण विकसित कगार तक फैला हुआ है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार है। ऊपरमाल का पठार किसको कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कनलावा पठार क्षेत्र में भैंसरा और रोडगढ़ से लेकर बिजोलिया का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है।
और मेवाड़ का पठार आते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये पठारी भाग आगे जाकर मालवा के पठार में मिल जाता है। हाड़ौती पठार मालवा पठार का ऊपरी भाग है। चंबल और सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में, जैसे कौन कौन सी नदियाँ, सहायक नदियाँ पार्वती, काली सिंध, परवान, क्षेत्र अधिकांश भूभाग को सिंचित करती है इस भाग में। साथ ही काली उपजाऊ मृदा के कारण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भौतिक विभाग वृत्त स्तर पर भूआकृतिक दृष्टि से बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिलों में का सम्मिलित रूप हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। वैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। कोटा बूंदी राज्य पर चौहान वंशी राजपूतों की हाड़ा शाखा राज्य करती थी। कोटा बूंदी राज्य पर चौहान वंशी राजपूतों की हाड़ा शाखा राज्य करती थी, इसलिए इसका नाम हाड़ौती पड़ा। ये भी महत्वपूर्ण है हाड़ौती पठार के लिए, क्योंकि चौहान राजपूतों की हाड़ा शाखा यहाँ राज करती थी, इसलिए इसका नाम हाड़ौती पड़ा। इस पठार को भी कई दो उप विभागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है विंधन कगार भूमि। ये कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। विंधन कगार वाली बड़े बड़े बलुआ पत्थर जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा अलग से दिखाई देती है। कगारों का मुख्य बनास और चंबल के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर और बुंदेलखंड में पूर्व की ओर फैले हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धौलपुर और करौली क्षेत्रों पर फैला है। इस क्षेत्र की कगार भूमि की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच है। दूसरा विंधन कगार के बाद दूसरा इसका विभाजन है, उपभाग है दक्षिण का लावा पठार है, जो मध्य प्रदेश के विंधन पठार के पश्चिम भाग 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। ये 3 सकेंद्रीय कगार 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच स्लेटी पत्थर की भी इसमें मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है। यह एक विस्तृत एवं पथरीली भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग भी इसमें सम्मिलित है। विंधन कगारों के आधार पर तल क्षेत्रों तक दक्कन ट्रेप लावा के जमाव दिखाई देते हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय काव्य बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 215 मीटर के बीच है। बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में है। नदियों द्वारा इस पठारी भाग को काफ़ी काट छाट कर परिवर्तित कर दिया है। इस पठारी भाग से बिजोलिया, ये निकलने वाले जो पत्थर हैं वो है माता जी का नाला, बुद्धपुरा, बूंदी आदि स्थानों से मकानों की छत में काम आने वाली पट्टियाँ, कातड़े, ये बहुत से निकाले जाकर देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं। और इस क्षेत्र में गन्ना, चावल, कपास, अफीम, जौ, चना, सोयाबीन, गेहूं की खेती इस नदी बहाव वाले क्षेत्र यानी कांपे और काली मिट्टी के क्षेत्रों में की जाती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि राजस्थान का राज्य का भौतिक स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से युक्त है। नवीनतम कछारी बालू, जिप्सम और चूना प्रधान मृदा से परिपूर्ण है। विविध खनिजयुक्त स्थलीय और संपूर्ण राष्ट्र की जल विभाजक रेखा की तरह दोहरारी धरती, सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण तथा भौतिक विविधता और विरासत तथा सभ्यताओं का पालना रहा है। अतः राजस्थान एक अनुपम, अद्वितीय और अवर्णनीय राज्य है। इस प्रकार से इस वीडियो के द्वारा अपने राजस्थान के भौतिक विभागों को आज पूरा पढ़ लिया है। और ये राजस्थान के नक्शे में मैंने राजस्थान के जितने भी पहाड़ियाँ हैं और पठारी भाग हैं, पर्वत हैं, छोटे मोटे मैदानी भाग, ये मैंने इसको दिखा रखे हैं जो आप आराम से इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।